हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास हम लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर का क्रॉप रोटेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन टॉपिक तक क्लियर कर लिया है और आज हम आते हैं इरिगेशन टॉपिक पर। इरिगेशन क्या है और उसके आगे हम चलेंगे। इसके पहले 2 वीडियोस आ चुकी है क्रॉप प्रोडक्शन का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इरिगेशन से कि इरिगेशन है क्या आखिर। तो बोला गया इरिगेशन द आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये क्या है? ये एक आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई है। ठीक है, टू एग्रीकल्चर फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हम लोग खेती करते हैं, खेती करने के लिए हम लोग को पानी चाहिए। ठीक है, और वो पानी जब आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से कहने का मतलब ये है कि कभी तो बारिश हो गई, तो बारिश जो हुआ वो आर्टिफिशियल नहीं है। ठीक है, बारिश वो नेचर का दिया हुआ है ना, वो नेचुरली हो रहा। बट जब हम उसमें वाटर डालते हैं किसी तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं वो है इरिगेशन, जो कि एक इंसान के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। वो बनाया गया, हम लोग के द्वारा वो बनाया गया, हम लोग जब दे रहे हैं उसको, तो उसको हम बोल रहे हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? क्लियर हुआ कि जब हम लोग पानी देते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो है इरिगेशन। ठीक है, अब क्या क्या सोर्स होता है पानी देने के लिए वो हम जानेंगे। तो वो सोर्स है कैनाल्स, रिवर्स, वेल्स और रेंस। अच्छा, ये सब जो सोर्स है ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन के लिए था। तो इसमें क्या कैनाल्स होता क्या? कैनाल्स होता है नहर, है ना। नहर हम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, कैनाल्स नहरों से पानी, रिवर्स से पानी, नदी से पानी आना। वेल्स क्या है? कुआं। और रेन्स, वर्षा का पानी। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना होता है कि नहर से पानी आ रहा तो हम लोग नहर से किसी तरीके से वहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है इस तरीके से, ताकि वहाँ का पानी आ जाए हमारे खेतों तक और खेत में फसल सही तरह से उग सके। ठीक है, रिवर से भी वही बात है, वेल से भी, कुआं से पानी निकाला जाता है और फिर उसमें खेतों में डाला जाता है। और रेन से ऐसा नहीं, वर्षा हुआ तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उस पानी को एक जगह पर कहीं इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उस पानी को हम खेती में टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा कि फैक्टर्स ऑन विच इरिगेशन डिपेंड। ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं ऐसे जिस पे कि इरिगेशन डिपेंड है। तो पहला फैक्टर ये है कि नेचर ऑफ सॉइल। हाँ, कि सॉइल का नेचर कैसा है, जो मिट्टी है वो कैसी, उसका नेचर क्या है। तो उसको कम पानी चाहिए, उसको ज़्यादा पानी चाहिए, वो चीज़। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल। हाँ, जैसा मिट्टी होगा वैसा उसका रिक्वायरमेंट होगा वाटर का। ठीक है, अगर अलग ढंग का तो उसमें अलग रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फैक्टर्स किस पे डिपेंड किया? पहला चीज़ था कि नेचर ऑफ सॉइल, कि मिट्टी कैसी है, उस पर डिपेंड किया आपका इरिगेशन। सेकेंड चीज़ कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, कि हाँ अब कैसा क्रॉप है, क्योंकि जिस तरह का क्रॉप होगा उसका रिक्वायरमेंट भी उसी तरह का होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स रिक्वायर इरिगेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। हाँ, बहुत सारा ऐसा फसल होता है जिसको कि एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही इरिगेशन का काम किया जाना चाहिए उसके साथ, मतलब कि उसको पानी दिया जाना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसमें हमेशा पानी दे रहे हैं, या ऐसा नहीं कि हम एक बार देकर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक स्टेज होता है कि आपको उस वक्त ही उसको पानी देना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ये 2 फैक्टर था कि कौन कौन से फैक्टर पे इरिगेशन डिपेंड करता है। तो पहला कि वहाँ की मिट्टी कैसी है और दूसरा कि वो क्रॉप्स कैसा है। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। हाँ, तो अब हम लोग मॉडर्न मेथड में क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रेडिशनली क्या किया जाता था? कैनाल से दिया जाता था, जो कि हम पढ़े यहाँ, कैनाल से, रिवर से, वेल्स से, रेन से। ठीक है, पर अब मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है? पहले वैसे होता था
पर अभी भी बहुत जगह वैसा हो रहा है, ट्रेडिशनली मेथड का ही यूज़ होता है, बट मॉडर्न मेथड क्या है वो हम जानते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, मॉडर्न मेथड में क्या बोला कि स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, तो इरिगेटिंग फील्ड यूजिंग रोटेटिंग स्प्रिंकलर। हम लोग फील्ड में पानी डालते हैं किसका यूज़ करके, रोटेटिंग मतलब घूमने वाले स्प्रिंकलर का यूज़ करके। तो वो कैसा होता है, तो पाइप में वो लगा होता है और वो जब उसमें पानी आता है तो वो ऐसे बस वो गोल घूमता है, ठीक है, ऐसे वो ऐसे उठा होता है, ऐसे हम समझ सकते हैं ऐसे होता है, और वो गोल घूमता है ऐसे, ठीक है। तो जिससे कि पानी उसमें पूरे तरह से पूरे खेत में जाने लगता है, ठीक है। वही होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, इरिगेटिंग फील्ड्स यूजिंग रोटेटिंग स्प्रिंकलर। रोटेटिंग मतलब घूमने वाले स्प्रिंकलर का यूज़ करके, ठीक है। उसी को हम कहते हैं क्या, कि स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सेकेंड चीज़, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन क्या है, तो क्या बोला गया कि इट सेव्स वाटर। अच्छा, मतलब कि ये पानी बचाता है, एंड फर्टिलाइजर्स बाय अलाउइंग वाटर टू ड्रिप स्लोली टू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अच्छा, मतलब ये पानी बचाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड में होता क्या है कि हम एक लाइन में जब पौधा लगा होता है, एक यहाँ ऐसे लाइन में लगा होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक हम पाइप लगा देते हैं पौधा के बगल से, ऐसे छोटा सा पतला सा पाइप, और उस पाइप में छोटा एक छेद यहाँ है। अगर एक पौधा यहाँ है तो एक छेद यहाँ है, एक पौधा यहाँ तो एक छेद यहाँ है, एक पौधा यहाँ तो एक छेद यहाँ है। तो होता क्या, जब उसमें पानी जाता है तो यहाँ से थोड़ा पानी निकलता है, ठीक है। तो वेस्ट नहीं होता है कि जहाँ ज़रूरत है पौधे को वहीं पे निकलेगा, वहीं पे पानी आएगा, और वहीं पर पानी बस रूट्स को मिल पाता है, ठीक है, पानी, जिससे कि पानी वेस्ट नहीं होता है कम से कम, है ना। बात बड़ा ये हो जाता है कि वाटर वेस्ट नहीं होता है इस कारण। अब ये क्लियर हो गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की। मॉडर्न मेथड क्या था, तो स्प्रिंकलर मेथड, जिसमें कि स्प्रिंकलर गोल घूमता है, और दूसरा था कि ड्रिप या ट्रिकल मेथड। तो ड्रिप या ट्रिकल मेथड क्या था, एक पाइप होता है, पाइप में छोटा छेद होता है, जो कि जिससे कि पानी केवल पौधों के जड़ के पास ही एक थोड़ा एक बूंद बस गिरता रहता है, जिससे कि वाटर वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है वीडिंग, है ना। वीडिंग क्या है, तो द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अच्छा, तो फील्ड जो होता है, तो क्रॉप फील्ड जो होता है, फसल वाला जो खेत होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ जंगली पौधे भी उग जाते हैं, है ना। हम लोग बोलते हैं कब जंगली पौधा हो जाना, जंगली घास हो जाना, वो चीज़ वो भी उग जाता है। तो हम जब उसको हम हटाते हैं, द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स। अनडिजायरेबल क्या था, अनचाहा प्लांट्स को जब हम हटाते हैं, वहाँ से रिमूव करते हैं, रिमूवल मतलब हटाना, तो उसी को हम कहते हैं कि वही हो रहा है वीडिंग हो रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, वीडिंग मतलब अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वहाँ से हटा दिए, तो वही मेरा वीडिंग है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ डिसएडवांटेज ऑफ वीड्स। हाँ, वो जो वीड्स होता है, वो जो जंगली पौधा होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या क्या है वो हम जानेंगे, कि अगर हम क्यों हटाते हैं, हम रहने दें तो क्या प्रॉब्लम है वो जानेंगे, है ना। कि हम वीडिंग क्या था, वीडिंग वही था जंगली पौधों को हटाना, ठीक है। अब कोई बोला कि हम जंगली पौधों को क्यों हटाएं, हम रहने देंगे, तो उससे क्या घटा है, तो वो हम जानेंगे कि उससे प्रॉब्लम क्या क्या आएगा अगर उसको हम रहने देते हो। तो पहला चीज़ बोला कि वीड्स अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वीड किस चीज़ को अफेक्ट करता है, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि कुछ हम किसी वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं थोड़ा सा, कि क्या होता है कि वीड्स जो होता है वो भी न्यूट्रिएंट्स ले लेता है किसका, सॉइल का, जो कि क्रॉप लेता वो वीड ले लेता है। तो दोनों के पास अगर सिर्फ वहाँ पे क्रॉप्स होता तो सिर्फ क्रॉप्स ही वो एनर्जी लेता, वो न्यूट्रिएंट्स लेता। पर अभी क्या है, अभी दोनों है, यहाँ पे वीड्स भी है और यहाँ पे हमारा क्या है, क्रॉप भी है। तो क्रॉप तो लेता ही है, पर ये भी ले लेता है थोड़ा सा, तो क्या होता है, आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जबकि अगर सिर्फ वहाँ पे क्या होता है, ये नहीं होता, तो इसके पास ढेर सारा, है ना, न्यूट्रिएंट्स पहुँच पाता। तो इसलिए पहला डिसएडवांटेज ये है कि वो इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप को। और दूसरा डिसएडवांटेज कि सम वीड्स, कुछ वीड्स जो होते हैं, वो जंगली पौधे होते हैं,
मे बी पॉइजनस, हाँ वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। किन के लिए? तो एनिमल्स जानवरों के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, मनुष्यों के लिए, हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए कि अगर वो वीड्स हम खा ले या कोई जानवर ही खा लेता है तो वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। और अगर ज़्यादा वो ख़तरनाक रहा तो उसके मतलब डेथ भी हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं मेथड ऑफ वीडिंग। वीडिंग का मेथड क्या है? तो अब वीडिंग क्या था, याद है ना? वीडिंग वही था जंगली पौधों को जो निकालना। तो जंगली पौधों को निकालने का मेथड क्या है, किस किस तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं जंगली पौधों को? तो पहला तरीका ये है कि मैनुअल और मैकेनिकल वीडिंग। तो मैनुअल और मैकेनिकल नाम से पता चल रहा है कि जो इंसान के द्वारा किया जा रहा हो, ठीक है, मैकेनिकल। तो अपरूटिंग द वीड्स, अपरूटिंग मतलब वीड्स को अपरूट कर देना, निकाल देना, बाई हैंड, किसके द्वारा? हाथों से, और बाई यूजिंग एन इम्प्लीमेंट, या फिर किसी चीज़ का यूज़ करके, होता है ना, जैसे कि क्या था, खुरपी को ऐसे ज़मीन में डालकर उससे निकाला जाता है जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या? मैनुअल वीडिंग। तो पता चल गया मैनुअल वीडिंग के द्वारा भी हम वीड्स को हटा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से क्या कर सकते हैं? वीड्स आर किल्ड बाई स्प्रेइंग केमिकल। अच्छा, केमिकल मेथड में क्या होता है? हम स्प्रे करते हैं किसी चीज़ को, केमिकल्स को, कुछ ऐसे केमिकल्स को हम स्प्रे करते हैं जिससे कि वो जो वीड्स होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं। किल्ड मतलब मर जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको कि हम स्प्रे करते हैं जब खेतों में, तो वो जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जो वीड्स थे, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप्स? हम लोग क्रॉप्स को कैसे कैसे बचा सकते हैं? क्रॉप लगा दिए पर उसको बचाना भी तो होगा, बहुत तरीक़ों से बचाना पड़ता है। तो लिखा हो वी कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप बाय द फॉलोइंग मेथड। हम नीचे दिए हुए मेथड से उसको बचा सकते हैं। क्या क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड, राइजिंग वायर फेंसेस। वायर फेंसेस हम लगा सकते हैं। वायर फेंसेस क्या है? तो हम तार से बनाकर उसके चारों ओर उसको होता है ना, बाउंड्री कर देना, है ना, जिसको हिंदी में से बोला जाता है बाड़ लगाना। तो वो कर देते हैं हम, तार से उसके चारों साइड हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है। दूसरा चीज़ कि मेक मड वॉल्स अराउंड द फील्ड। मड वॉल्स क्या होता है? तो मड मतलब कीचड़ हम समझ सकते हैं, ठीक है। मिट्टी कीचड़ का हम वॉल बना देते हैं, दीवार बना देते हैं हम, मतलब कि मिट्टी को थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। ऊंचा करके एक बाउंड्री टाइप थोड़ा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा, जिस पे कि हम लोग खेत में जाते होंगे तो रहता है, जिस पे कि हम लोग चल कर जाते हैं, ऐसे रास्ता बना होता है बीच में मिट्टी का, जिसके ऊपर हम लोग चल कर जाते हैं, तो वही होता है। वैसा हम बना सकते हैं मड का दीवार, ठीक है। थर्ड चीज़ कि पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप। हम पेस्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं क्रॉप पे। अब पेस्टिसाइड्स क्या होता है? तो पेस्टिसाइड्स वही कि जिससे कि छोटे छोटे जो उसमें क्या बोले, ऑर्गेनिज़म्स जो होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म, कहने मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है ना, छोटा छोटा, जो वो उससे स्प्रे करने से वो किल हो जाते हैं। इसीलिए हम वहाँ क्या स्प्रे करते हैं? पेस्टिसाइड्स उसको कहते हैं। पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने से वो जो छोटे छोटे कीड़ा मकोड़े होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। अब आगे क्या है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स का हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है? पेस्टिसाइड्स क्या था? वही जो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए डाला जाता है। वीडिसाइड्स भी करीब करीब वही होता है। वीडिसाइड्स जो वो जंगली पौधों को मारने के लिए डाला जाता है। तो पूछा इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, इनसे घाटा क्या होने वाला है? तो कुछ है वो हम जानते हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या है? दीज आर पॉइजनस। हाँ, वो क्या होते हैं? वो पॉइजनस होते हैं, उनमें वो जहरीले होते हैं। पॉइजनस का हिंदी होता है जहरीला, ठीक है, वो जहरीले होते हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट ये है। दूसरा कि इफ़ फार्मर इनहेल दिस केमिकल देन इट इज़ हार्मफुल। अगर फार्मर उसको डालते वक्त उसको इनहेल कर लेता है, अपने सांस में अगर उसको खींचता है, ठीक है, अगर किसी तरह से उसके नाक के अंदर वो चला जाता है केमिकल्स, तो उसके लिए वो हार्मफुल होगा, हानिकारक हो सकता है, ठीक है। किसी भी तरह का से अगर वो चला जाता है तो उसके लिए वो हार्मफुल होगा। थर्ड थिंग क्या है? इफ़ स्प्रेड फ्रूट्स
एंड वेजिटेबल्स आर ईटेन अनवॉश्ड देन इट इज़ हार्मफुल। हाँ, अगर जो स्प्रे किया हुआ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अगर हम खा लेते हैं अनवॉश्ड किए, बिना धोए अगर उसको हम खा लेते हैं तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, मतलब कि जो खेत से जो भी चीज़ आए उसको पहले धोना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट ख़त्म। अब आगे चलते हैं। हार्वेस्टिंग क्या है? हार्वेस्टिंग, अब हमारा इतना सारा काम हम कर लिए, ठीक है, खेती वेती सारा कर लिए, अब हम हार्वेस्ट, ये सारा काम हो गया, हम उसको बचा लिए जी, ये छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से। अब हम, मेरा टाइम आ गया क्या? हार्वेस्ट करने का। मतलब हार्वेस्ट करने का मतलब क्या कि अब उसको काटने का समय आ गया। ठीक है, जो फसल उग चुका अब उसको कट करने का समय है। तो हार्वेस्टिंग क्या है? कटिंग द मैच्योर एंड रिप्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हाँ, जो मैच्योर और रिप्ड क्रॉप जो उग चुका है अच्छी तरह से उसको जो काटने का प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। उसको काट लेना ही हार्वेस्टिंग करना है। ठीक है, हार्वेस्ट कर लिए मतलब उसको, जो फसल उग चुका था, जो अच्छे तरह से उग चुका था, उसको हम काट लिए, वही हो गया मेरा हार्वेस्टिंग। अब सेकेंड चीज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या है? तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ। मतलब कि हम जब उसको काटें तो फसल में क्या था, वो नीचे उसका पौधा भी था और ऊपर उसमें फसल भी था, है ना। जैसे अगर हम गेहूं का बात करें, धान का बात करें, तो उसमें क्या होता है, गेहूं का छोटा छोटा पीस भी होता है, बीज भी होता है, और वो उसके साथ उसका पूरा प्लांट्स भी होता है। तो उससे उसको अलग करना पड़ता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, अनाज को और उसके चेफ को। चेफ वही जो उसका पौधा होगा, उसको, उन दोनों को अलग करना ही हम थ्रेसिंग उसको कहते हैं। ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा उसको हम अलग करते हैं। थ्रेसिंग वही हो गया, क्लियर हो गया। थ्रेसिंग के बाद आता है विनोविंग। विनोविंग क्या है? तो आफ्टर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग करने के बाद हम उन दोनों को अलग कर चुके हैं, फिर भी अब क्या हो रहा है, ग्रेन्स आर फर्दर सेपरेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पीस ऑफ चेफ। इसको हम अलग करने के बाद भी कुछ छोटा मोटा कुछ टुकड़ा बच जाता है। ठीक है, तो उससे भी उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा उन दोनों को भी अलग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विनोविंग। जिससे कि वो फिर जो बचा खुचा भी पार्ट जो होता है वो भी अलग हो जाता है, और सिर्फ क्या बचता है, वहाँ ग्रेन्स बचता है, मतलब अनाज बचता है केवल। ठीक है, और लास्ट स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? तो आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम हस्क, it is important to store them properly to save them from rats and insects। उसको हार्वेस्ट करने काटने के बाद और सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम हस्क, उनको अच्छे से मतलब अलग कर लेने के बाद ये अब ज़रूरी होता है कि उसको स्टोर किया जाए, एक ऐसे जगह पे उसको स्टोर किया जाए, मतलब रखा जाए जहाँ पर वो सेफ़ रहें। ठीक है, सेफ़ रहें, बचे हुए रहें, किससे? रैट्स से, चूहों से और कीड़ों मकोड़ों से। ऐसा नहीं उसका वहाँ कीड़ा लग जाए, ऐसा नहीं उसको चूहा खा ले। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही होता है स्टोरेज। ठीक है, और अब एनिमल हस्बेंड्री जो लास्ट पार्ट है, थोड़ा लाइव स्टॉक क्या है? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर यूज़ और प्रॉफिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लाइव स्टॉक। हम जो पशु पालन करते हैं, एनिमल्स को जो पालते हैं, तो किसके लिए? तो हमारे यूज़ के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए, उसी को हम बोलते हैं लाइव स्टॉक। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो द साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर रियरिंग एनिमल ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब हम बड़े पैमाने पर पशु पालन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवरों को जब हम पालते हैं, तो उसके लिए कुछ हमको उसका ध्यान रखना पड़ता है, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है उसके लिए, हर चीज़। तो उसी चीज़ को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, कि उसको किस टाइम पे खाना देना है, किस टाइम पे उसको हर चीज़, तो वही है एनिमल हस्बेंड्री। और फिर ये डोमेस्टिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल फॉर सम यूजफुल पर्पस इज़ नोन एज डोमेस्टिकेशन। हाँ, हमारे यूज़फुल प्रोसेस के लिए उनको अच्छे तरह से पालना रखना ही क्या है? डोमेस्टिकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर होता है एंड। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको
इसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।